जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चे तेल की कीमतों। सोमवार को अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव में चली गई। मतलब जो कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है उसमें कच्चे तेल की कीमतें -$40 तक चली गई। अगर एक बैरल अगर हम देंगे तेल ले रहे हैं, कोई खरीद रहा है हमसे, तो उसे $40 भी हम दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति, इसे समझना जरूरी है कि ये है क्या। इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। लोगों को लग रहा है कि तेल अब फ्री में मिल जाएगा या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसको समझाने के लिए हमारे साथ हैं आलोक जोशी, जो सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर रहे हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है इस शो में। नमस्कार। धन्यवाद राजन, नमस्कार। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए पहले कि जो ये -$40 पर बैरल की जो कीमतों का मामला हुआ है और जो चर्चा है हर तरफ, और आज भी वहां पर माइनस में ही कीमतें नहीं हैं, तो ये कीमतें क्या हैं? ये सारा मामला है क्या? क्या वाकई हमें पेट्रोल खरीदने में पैसा मिलेगा क्या साथ में? ये दरअसल मैंने भी एक विद्वान से बात की। आपको पता है मैं अपना YouTube चैनल चलाता हूँ, वन आलोक जोशी। तो मैंने आज 2 जानकारों से इस विषय पे बात की। मैंने भी इसको समझने का प्रयास किया। तो यही सवाल मैंने पूछा, क्या हमें पेट्रोल मुफ्त मिलेगा? मैंने यहाँ तक नहीं पूछा था कि साथ में पैसा मिलेगा, लेकिन उस पे बाद में आते हैं कि हमारा क्या होगा। पहले ये समझें कि ये कोई आदमी पेट्रोल बेच रहा है और पेट्रोल कीमती चीज होती है। पहले तो 2-4 दिन पहले चल रहा था कि अब कच्चा तेल पानी से सस्ता हो गया है। जब वो 20 रुपए पर लीटर से नीचे आ गए, एक बैरल 159 लीटर का होता है जी। तो अगर आप समझिए कि $5 $10 का अगर एक बैरल हो जाए तो उसका दाम आ गया था कच्चे तेल का 15 रुपए के आसपास। तो वो 20 रुपए की पानी की बोतल मिलती है, जो बिस्लरी की या कोई भी ब्रांडेड पानी होता है 1 लीटर का। तो उससे सस्ता कच्चा तेल हो गया था। इससे उत्साहित होना स्वाभाविक है लोगों का कि भाई दाम इतना कम हो जाएगा तो अब मजा आ जाएगा। लेकिन इसका कारण क्या है, जो वजह कि कैसे इतना हो सकता है कि नेगेटिव में चला जाए प्राइस? उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में हर रोज 100 मिलियन बैरल यानी 10 करोड़ बैरल का उत्पादन होता है। हालांकि पिछले दिनों आपको पता होगा कि रूस ने, सऊदी अरब ने आपस में तय किया था, पहले ओपेक ने तय किया कि हम कम करेंगे प्रोडक्शन ताकि दाम एक जगह बना के रखे जा सके। फिर इनमें आपस में झगड़ा हो गया, विवाद चला, फिर सबने अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं, सऊदी अरब के नेतृत्व में प्रयास चल रहा है कि ऐसा ना हो कि भाव जमीन पे पहुंच जाए। लेकिन अमेरिका ने अपना प्रोडक्शन कम नहीं किया है। अमेरिका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, और ये जो जिस तेल की चर्चा हो रही है जिसका दाम नेगेटिव में चला गया है, ये अमेरिकन ऑयल है। 2018 में नंबर 1 प्रोड्यूसर हो गया है। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जी है, और इसी वजह से है कि वो कम नहीं कर रहा है। उसके पास भंडार भी बहुत बड़ा है पेट्रोल का अभी तक, और ये कहा जाता था कि अमेरिका अपने भंडार से तेल निकालता नहीं है, वो सऊदी अरब वगैरह दूसरे जो अरब देशों से तेल खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि जब बाकी दुनिया का सबका तेल खत्म हो जाए तब वो अपना भंडार इस्तेमाल करेगा, जिस वक्त तेल की बहुत डिमांड होगी और उस वक्त वो बहुत कीमती महंगा होगा। लेकिन अब जिस तरह से एनर्जी की दुनिया बदल रही है, लोग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जा रहे हैं, सेल्फ चार्जिंग गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, उसमें शायद कहीं ये मन में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खजाना रखा रह जाए और दाम जो हाल सामने हम देख रहे हैं वो हो जाए। इसलिए वहां तय किया गया कि अब जो तेल निकालेंगे, कम नहीं करेंगे। और इससे वो उन देशों में प्रेशर बना रहे हैं जो पूरी तरह तेल पर निर्भर हैं। जिन देशों की इकोनॉमी सिर्फ तेल पर निर्भर है, उनके लिए बड़ी मुसीबत है। अमेरिका और भी 50 तरह के काम करता है, तेल एक हिस्सा है, और तेल वो खुद कंज्यूम कर लेता है बहुत सारा। इसलिए ये वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट इस तेल कहा जाता है जिसका जिक्र हो रहा है, और इस तेल का दाम गिरकर 0 से नीचे पहुंच गया। और उसका कारण क्या हुआ? ये तेल मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से से पैदा होने वाला तेल है, टेक्सास के आसपास, और इसको दुनिया का बेंचमार्क नहीं माना जाता है।
बेंचमार्क जो है दुनिया का वो ब्रेंट ऑयल माना जाता है, जो नॉर्थ सी का तेल है, मिडिल ईस्ट का तेल है, यूरोप और रूस के पास जो उत्तरी समुद्र है, नॉर्थ सी का ऑयल है, ब्रेंट उसको बोलते हैं। और साथ में जो अरब देशों से भी तेल निकलता है, जिसको कुछ जगहों पे जिसको दुबई स्वीट क्रूड कहा जाता है या ब्रेंट स्वीट क्रूड कहा जाता है, तो वो हमारे लिए खास तौर पे वो बड़ा बेंचमार्क ब्रेंट है। तो ब्रेंट नेगेटिव में नहीं गया है, लेकिन ये वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट जो तेल है उत्तरी अमेरिका का, वो नेगेटिव में है। और वजह नेगेटिव में जाने की, नेगेटिव गया है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। एक्सचेंज में सौदे होते हैं जैसे शेयर बाजार में होते हैं, वायदे का सौदा होता है कि भाई ये भाव हमने तय किया, उस दिन हम आगे की किसी तारीख में, जैसे ये मई का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी जून के कॉन्ट्रैक्ट में भी ये हाल हो रहा है। मई के कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक नेट सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें होता है कि जिस दिन सेटलमेंट का दिन आएगा उस दिन जो फायदा नुकसान होगा वो खरीदार बिकवाल के बीच में सेटल हो जाएगा और घाटे और फायदे का पैसा एक दूसरे को दे दिया जाएगा, काम खत्म। दूसरा है डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी ओनली कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी ओनली कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है कि अंत में अगर आप, एक वक्त होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले जब आपको नोटिस देना होता है कि अब मैं डिलीवरी नहीं लूंगा भाई। अगर आपने वो नोटिस नहीं दिया है समय पर तो अब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अब मजबूरी है आपकी कि आपको जितने तेल का आपने ऑर्डर दिया हुआ था वो सारा आपको लेना है। और समस्या ये है कि इस वक्त दुनिया भर में 30% कैपेसिटी कम हो गई है, इस्तेमाल कम हो गया, खपत 30% कम है, प्रोडक्शन पूरा हो रहा है। तो रोज के 30 मिलियन बैरल तेल एक्स्ट्रा पैदा हो रहा है। उसके प्रोडक्शन में खास तौर पे अमेरिका में कमी नहीं आई है, इसलिए वहां भंडार भरे पड़े हैं। जिसके पास जहां स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भरी हुई है, अब रखें कहां। इस संकट में अब जो बिकवाल है वो कह रहा भाई ले जाओ किसी तरह, भले इसके लिए मुझसे पैसा ले लो, क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं है। उसे पता है सामने वाले के पास भी जगह नहीं है, लेकिन वो एक हद तक अपना घाटा कैप करना चाहता है, क्योंकि स्टोरेज की कैपेसिटी का खर्चा तेल के दाम से ज्यादा हो गया है। इसलिए ये नेगेटिव में ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है। और क्योंकि कंपल्शन है कि मुझे लेना ही लेना है, तो मजबूरी में भाव वहां पहुंच गया है जहां मजबूर होने पे पहुंचता है। अच्छा, इस जो ये आपने बताया हमें, इसका दुनिया का जो तेल बाजार है इस पर क्या असर पड़ेगा? जो अभी आपने कहा ब्रेंट क्रूड, तो ब्रेंट क्रूड पर उस मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा भी या नहीं? असर तो कुल मिला के सब पर पड़ेगा, पूरे दुनिया के बाजार पर पड़ेगा। आपके अपने देश में, भारत में 50% से ज्यादा हमारी खपत कम हो गई है। आप अपने चारों ओर देखिए ना, पेट्रोल डीजल का जितना इस्तेमाल होता था क्या हो रहा है? सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ज्यादातर गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ गाड़ियां अब कहा गया कि एसेंशियल सर्विस वाली निकल रही हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्री बंद है। पेट्रोल डीजल बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता था, खेती में वहां इस्तेमाल होता था, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता था, ये सब बंद है। एविएशन सबसे बड़ा जो एविएशन टरबाइन फ्यूल इस्तेमाल होता था वो बंद है। तो अब संकट एक और पैदा हो गया है। और एक और चीज कही जाती है वर्षों से कि पेट्रोल का या क्रूड ऑयल का सस्ता होना एक सीमा तक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उससे नीचे गिर जाए, जहां से वो सस्टेनेबल न रह जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि दुनिया की इकोनॉमी किसी बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि दुनिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं हो रहा है। मैं जो समझ पा रहा हूं कि तेल निकालने में जो खर्च होता है, अगर वो तेल की कीमत से ज्यादा हो जाए तो उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल, वो है। तेल निकालने में जो खर्च है वो तेल की कीमत से ज्यादा हो जाए। और अभी मजबूरी क्या है, एक और इसमें संकट है। तेल के कुओं के बारे में कहा जाता है कि अगर उनसे आप निकालना बंद कर दें, कहें कि हम आज से नहीं निकालेंगे, तो वो और महंगा पड़ता है तेल निकालने वाली कंपनियों को। जो माइनिंग कंपनी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, इनके लिए ये और महंगा सौदा है कि वो निकालना बंद कर दें। इसलिए उन्हें कुआं चालू रखना है, स्पीड कम कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन कम होने की बात होती है, वो नल को थोड़ा कम कर सकते हैं। उस नल को पूरी तरह बंद करना और उसके बाद दोबारा शुरू करना उनके लिए बड़ा भारी काम है,
इसलिए वो ये उसको शायद पूरी बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टील इंडस्ट्री में फर्नेस होती है, एक बार फर्नेस अगर ठंडी हो गई तो फिर नई फर्नेस हाँ, को बड़ा इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है फिर उसमें। मैं जैसे इसका आपको बहुत आसान उदाहरण बताता हूँ, आम आदमी समझ जाएगा। ये प्लास्टिक की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें होती हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं, हमारे एक मित्र के बड़े भाई चलाते थे। उनका कहना था कि जब एक बार बिजली जाती है, कभी भी बीच में, तब बहुत बिजली जाती थी, आजकल भी जाती होगी, हम मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ बिल्कुल नहीं जाती इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन जब भी बिजली जाती है और अगर 10 मिनट के लिए बिजली चली गई, तो वो जो प्लास्टिक मशीन के अंदर उस वक्त नोजल में होता है वो फंस जाता है। उसके बाद वो एक पेचकस से उसमें डाल के उसको तोड़ते थे। तो बेसिकली बिजली तो गई 10 मिनट के लिए, लेकिन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस लंबे समय के लिए अटक जाता है। इसी तरह आपने स्टील की भट्टी का उदाहरण दिया, तो वो उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचाना वापस एक बड़ा भारी कसरत का काम है, और पहले अंदर जो जमा है वो साफ करना पड़ेगा, ये मामूली काम नहीं होता है। इसी तरह का काम पेट्रोलियम, जो कच्चे तेल के कुएं हैं, इनके बंद होने के बाद इनको दोबारा चालू करना बहुत बड़ी कसरत है। आप समझ लो जैसे हैंडपंप सूख गया, सूखे हुए हैंडपंप को दोबारा चालू करना कितनी बड़ी कसरत होती है, कई बार दोबारा ब्रिंग करनी पड़ती है। उस तरह से उदाहरण समझे। इसीलिए तेल कंपनियां उस प्रोडक्शन को पूरी तरह रोकना नहीं चाहती हैं। लेकिन मुसीबत यह है, और खास तौर पे अमेरिका में क्योंकि प्रोडक्शन कम भी नहीं किया गया है, वहां भंडार भर गए हैं, अब जाए कहाँ माल। माल जाने के लिए तो एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए। ट्रम्प साहब दम लगा रहे हैं बहुत जोर शोर से कि साहब इकोनॉमी खोल दी जाए। अब तो प्रदर्शन भी हुए हैं आज वहाँ कई जगहों पे, अमेरिका में, रूस में लोग सड़क पे आ गए हैं कि दोबारा लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खत्म करो। लेकिन ये सब इच्छा से तो होता नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब शुरू होगी तब होगी, और किस रफ्तार से होगी पता नहीं है। इसीलिए कच्चे तेल का बाजार बहुत बुरी तरह से खराब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका में एक दिक्कत और है, ट्रंप ने ये बोला कि जो उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनमें उनको खोल सकते हैं ये तेल रखने के लिए, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि 5 मिलियन बैरल पर डे ही उसमें जा सकता है। हालांकि उसकी कैपेसिटी जो मैंने निकाला उसकी 75 मिलियन बैरल वो रख सकते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं जा सकता वो। पर डे 5 मिलियन बैरल ही उसमें जा सकता है, तो वहां भी दिक्कत है। आप समझिए ना, फिर 5 मिलियन बैरल भी मान लीजिए चला गया, तब भी वहां 30 मिलियन बैरल की जो एक्सेस कैपेसिटी दुनिया में पैदा हो रही है, और उसका ज्यादा हिस्सा अमेरिका में भी तो पैदा हो रहा है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर अमेरिका है, तो सबसे ज्यादा एक्सेस वो प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिका में भी कोई ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री चल रही है या सामान्य जनजीवन जैसा था वैसा है। और अमेरिका वाले बहुत बड़े गैस गजलर चलाते हैं वहां के लोग। वहां पेट्रोल को गैस कहा जाता है, गैसोलीन बोलते हैं। तो गाड़ियों में गैस भरी जाती है, कहते हैं गैस भर दो। वो गैस का अर्थ वो गैस नहीं है जो हम लोग गैस जिसे कहते हैं, वहां पेट्रोल को ही गैस बोला जाता है, गैसोलीन बोलते हैं। तो ऐसी गाड़ियां होती हैं एसयूवी जो बहुत तेल खाती हैं, सस्ता भी मिलता है। लेकिन इस वक्त सब बंद है, तो आप कितना जमा करेंगे। मैं यहाँ भारत का आपको बता रहा हूँ, भारत की जो शिपिंग कंपनीज हैं, जिनके पास भी टैंकर्स हैं बड़े बड़े, वो इस वक्त सब भरे हुए खड़े हैं। और शिपिंग कंपनी की चांदी है इस समय। अगर कोई लोग मार्केट के सोच रहे हो कहाँ पैसा लगाना है, तो इस वक्त शिपिंग कंपनी पैसा कमा रही है, ये मैं आपको बता दूं। भले ही जहाजों का आना जाना, कुछ तो कार्गो चल रहा है, लेकिन पेट्रोल टैंकर जिन कंपनियों के पास है, उनकी चांदी कटी हुई है। वो सब क्रूड से भरे हुए टैंकर हाई सीज में खड़े हैं, व्यापारियों ने, पेट्रोलियम कंपनियों ने लेकर भर के रखे हुए हैं, और वो शिपिंग कंपनियों को उसका किराया भर रहे हैं, वो उसका भाड़ा दे रहे हैं रोज के भाव पर। और शिप एंकर किया हुआ खड़ा है, उसमें डीजल पेट्रोल खर्चा भी नहीं हो रहा है कि कहीं आना जाना है। वो शांति से, और जो बड़े जहाज हैं वो महीनों रह सकते हैं इस तरह खड़े हुए। आमतौर पे बार्गेनिंग के लिए व्यापारी इस्तेमाल करते थे कि एक बार पेट्रोल ये क्रूड भर के मंगा लो, उसके बाद भाव तय करो, ऊंचा हो जाएगा तब अंदर बॉर्डर में लाएंगे, तब फिर खाली करा देंगे। लेकिन इस वक्त ये सारे टैंकर स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व भर लीजिए, बहुत सुनहरा मौका है। लेकिन पता नहीं, आप $20 पे कह रहे थे सुनहरा मौका है, 10 पे पहुंच गया, 10 से नीचे चला जाएगा, निगेटिव में पहुंच गया, तो वो सुनहरा मौका कहीं वजन ना बन जाए। ये भी एक दुधारी तलवार है। जैसे लॉकडाउन खोलें या नहीं खोलें का फैसला है, उसी तरह आप कच्चे तेल का कितना भंडार अपने पास जमा रखें और वो कितने दिन काम आने वाला है, ये एक मुश्किल फैसला है।
अच्छा, जब आप अपने देश की बात कर रहे हैं तो देश में इसका क्या असर पड़ने वाला है? कुल मिला के हमारी इकोनॉमी पर ऑयल प्राइसेस में जो ये चीजें देखने को मिल रही, उठापटक देखने को मिल रही है, और जिस तरह से प्रोडक्शन या सब कुछ फंसा हुआ है अपनी जगह पर, जब ये खुलेगा तो हमारे देश में इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमारे देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, या जो मतलब सीधा अनुमान जो है वो ये है कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाना चाहिए। लेकिन आप आज की तारीख की मुसीबत समझिए। इस वक्त जो बड़ी कंपनियां हैं, जो खास तौर पे जो रिफाइनरी भी चलाती हैं, केवल मार्केटिंग करने वाली कंपनियां नहीं, और ज्यादातर हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इनके पास अपनी अपनी रिफाइनरीज हैं बड़ी बड़ी। उन रिफाइनरीज में पेट्रोल इस वक्त बिक नहीं रहा है। पेट्रोल का कंजम्पशन मिनिमम पर है। सिर्फ सरकारी गाड़ियों को, जिनके पास स्टिकर लगे हुए हैं, उनको पेट्रोल पंप से भी पेट्रोल दिया जा रहा है। आम आदमी न जा रहा है ना उसको मिल रहा है। पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन नहीं है। तो एक इन कंपनियों के पास नकद पैसा जो रोज आता था, आपको पता होगा कैश का सबसे बड़ा काम पेट्रोल पंपों पे होता था। पेट्रोल पंपों में नकदी नहीं आ रही है। बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों के पास कैश फ्लो की समस्या हो गई है, उनके पास पैसा आ नहीं रहा है। दूसरा, पेट्रोल जब बिक नहीं रहा है तो उनके भी भंडार रिफाइनरी की कैपेसिटी है। रिफाइंड पेट्रोल उन्होंने भर दिया टैंकर्स में, रिफाइंड डीजल भर दिया, दूसरे जो प्रोडक्ट साथ में बनते हैं। जब क्रूड को क्रैकर में डाल के, इसको क्रैकर बोलते हैं उस प्लांट को, जिसमें क्रूड डालकर उसको अलग अलग चीजों में बांटा जाता है, उसमें पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन ऑयल बनता है, नैफ्था बनता है, पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं तरह तरह के, उसी में एलपीजी भी निकलती है। अब अगर आप पेट्रोल नहीं बेचेंगे, डीजल नहीं बेचेंगे, तो आप बाकी प्रोडक्ट भी नहीं बना सकते हैं। जैसे अभी कहा गया उज्ज्वला योजना में जिन जिन के पास सिलेंडर है सबको गैस पहुंचा दो। अब वो गैस अलग से नहीं बन सकती है। वो गैस तभी बनेगी जब उस रिफाइनरी में पेट्रोल भी बन रहा होगा और डीजल भी बन रहा होगा। तो कुछ समय तो स्टोरेज है जहां जहां वो सामान पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम होती रही, रुकी रही, जो हमारे यहाँ 50% कम तो पक्के तौर पर हो गई है, हो सकता है कि ये आंकड़ा का डेटा आ रहा है 50 से 70% कम हो गई है, तो आप समझ लीजिए कि रसोई गैस की सप्लाई भी 50 से 70% नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो बन नहीं सकती है। जो जहां जहां एलएनजी की सप्लाई होती है या सीएनजी की सप्लाई होती है, जहां पाइप नेचुरल गैस जाती है, वहां तो जा सकती है, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रीम है, उसको रिफाइनरी प्रोसेस से नहीं गुजरना होता है। वो प्राकृतिक गैस है, वो आती है बड़े टैंकरों में, वो पाइपलाइन के जरिए सप्लाई हो जाती है, या सिलेंडर्स में आती है और आपके सीएनजी के पंप है वहां गाड़ियों में हो जाती है। लेकिन रसोई गैस के लिए समस्या पैदा हो सकती है, और इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रियल यूजेज में जाते हैं, जो रॉ मटेरियल के तौर पे खाद कारखानों में, हालांकि वो कारखाने भी फिलहाल तो सब बंद हैं। धीरे धीरे अगर एक्टिविटी शुरू होती है, ट्रकों का चलना शुरू हो गया है, और इसके साथ पेट्रोल की गाड़ियां भी चलने लगे, पेट्रोल डीजल की डिमांड खुलने के साथ फिर रसोई गैस बनने का रास्ता खुलेगा। तो ये एक संकट है, इसको भी समझना चाहिए। तो दामों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, दामों पर, हाँ, दामों को लेकर दो तरह के सवाल हैं। लोगों का एक कहना है कि साहब सरकार की मंशा पर सवाल है सबसे बड़ा। लोगों का कहना है सरकार का मन नहीं है कि दाम कर दे, और इस सरकार का रिकॉर्ड भी ऐसा है, पीछे का रिकॉर्ड देख लें कि जब भी क्रूड के दाम कम हुए तो इन्होंने पास ऑन किया तो नहीं है। सरकार ने अभी मैंडेट भी ले लिया है एक्साइज बढ़ाने का। हाँ, बहुत लंबे समय तक नहीं किया। अभी एक्साइज बढ़ाने का मैंडेट लिया है, उस मैंडेट को भी समझ लेना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी, ऐसा समझना ठीक नहीं है। उस नियम को समझ लेना चाहिए। अभी तक की जो सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, अभी तक उसको जो संसद से अनुमति थी एक्साइज ड्यूटी लगाने की, मैक्सिमम ड्यूटी उसने लगा रखी है। इस बीच पिछले दिनों ड्यूटी बढ़ाई गई थी, आपने सुना होगा, वो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम से बढ़ाई गई। अब इसमें समस्या क्या है कि एक्साइज ड्यूटी का बंटवारे का फॉर्मूला तय है। जब एक्साइज ड्यूटी जो संसद से पास है वो लगाई जाती है, तो उसमें कितना हिस्सा राज्य को मिलेगा, कितना केंद्र को मिलेगा, तय है। लेकिन ये जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, इसमें राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इसलिए वो सीमा बढ़ना राज्यों के लिए लाभकारी है। वो सीमा बढ़ाए जाने से होगा कि मूल एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी,
जिसका हिस्सा राज्यों को भी मिल सकेगा। इसलिए इसमें राज्यों को खुश होना चाहिए। अब सरकार क्या कर सकती है कि वो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को कम करके उतनी ही मूल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे, जिससे कि इसमें राज्यों का हिस्सा बढ़ जाए। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, जितनी बड़ी संख्या में इस देश में गरीब आदमियों को, कमजोर लोगों को सहायता की जरूरत है, और सरकारी खजाने पर जिस तरह का बोझ अभी पड़ रहा है और आगे पड़ने वाला है, रेवेन्यू लगभग बंद है, लॉकडाउन की वजह से सरकारों की कमाई बंद है। ऐसे में ये उम्मीद करना बहुत एक तरह से आप कहें कि चांद तोड़ के लाने वाली उम्मीद है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करेगी और पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते करेगी। हो सकता है कि वो एक्साइज ड्यूटी और बढ़ाए और इस दाम में से कुछ भी पास ऑन न करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार के अंदर कुछ लोग ये सोचें कि भाई भारत भर में सब परेशान है, जो पेट्रोल डीजल खरीद रहा है वो भी तो परेशान है, तो उसको भी कुछ हिस्सा राहत का देना चाहिए। तो ये हो सकता है कि आपको पेट्रोल डीजल के दाम में 8-10 रुपए तक की गिरावट देखने को मिले। धीरे धीरे सरकार कुछ हिस्सा पास ऑन कर दे, इसके बावजूद वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपनी कमाई बना के रख सकती है। लेकिन ये फिर मुश्किल फैसला है और हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त मुश्किल फैसले करना ही सरकार का काम है। वो किस रास्ते को अख्तियार करते हैं ये कहना मुश्किल है। इसके लिए कोई आसान फॉर्मूला नहीं है कि मैं अगर इस वक्त पेट्रोलियम मंत्री होता तो मैं क्या करता आपको बता दूं। मेरे ख्याल से अगर मैं वहां बैठा होता तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता और मैं यही सोचकर परेशान होता कि मैं करूं क्या। जी। तो आलोक जी, आपने बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि पूरा मामला क्या है, इशू क्या है और उसका इम्पैक्ट हम पर क्या पड़ने वाला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धन्यवाद आपको बुलाने के लिए और इस बात के लिए मुझे इसमें आनंद भी आया, और मैं ज्यादातर लोगों से बात करना मुझे पसंद है, और जैसा मैंने बताया मौका मिलने पर अपना प्रचार भी कर लेता हूं। तो मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर वो मेरे YouTube चैनल पर एक नजर डालें, वन आलोक जोशी ढूंढेंगे आप तो मिल जाएगा, और वहां इस विषय पे जानकारों से भी मैं बातचीत करता रहता हूँ बीच बीच में, आपको वो भी सुनने को मिल सकती है। मेरी बात तो आपने यहाँ सुन ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वीडियो में इतनी ही बात, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।